स्वागत है आप सबका आज के इस पाठ्यक्रम में। कल तक हमने संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ा, तो कल अपना एक प्रकरण पूरा हो गया था, संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा प्रकरण में हमने व्याकरण में जो विशेष अर्थ में शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे पारिभाषिक शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। और आप लोगों को मैंने कहा था कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको आप प्रश्न के रूप में भेज सकते हैं, जहाँ कोई विषय समझ में नहीं आता हो। तो आपने कुछ ऐसा भेजा नहीं, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि समझ में आ रहा है। ये भी हो सकता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दो ही बात हो सकती है, या तो जिसको समझ में नहीं आए वो प्रश्न क्या करे, या सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक चल रहा है, तो प्रश्न की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई कठिन काम नहीं। आज हम अपने सिलेबस के दूसरे पार्ट को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो संधि प्रकरण है। तो कल हमने संधि प्रकरण के बारे में आपको बताया था कुछ संहिता शब्द के द्वारा कि व्याकरण में संधि शब्द का जो व्यवहार होता है वो संहिता पद से होता है, और संहिता वर्णों के समीपता है, वर्णों के सामीप्य को आपने संहिता कहा था। तो दो वर्णों के सामीप्य में जो कार्य होंगे वर्ण संबंधी कार्य, वही वर्ण संबंधी कार्य संधि के रूप में व्यवहार में आता है, व्यवहार में उसे संधि के रूप में बोला जाता है। तो यह जो संधि है, पहले ध्यान में रखिए कि अभी वर्ण को लेकर के आपने सारी चर्चा की, इसीलिए ये संधि भी वर्ण को लेकर के ही की जाती है। इसीलिए जहाँ दो वर्णों के मेल से हम किसी शब्द विशेष को, दो वर्ण विशेष को मिला देते हैं वर्णों के आधार पर, तो वह संधि है। और पदों के आधार पर जहाँ दो पद को मिलाते हैं वो समास है। तो अभी चूँकि प्रारंभ में वर्ण का ज्ञान हुआ था, तो एक वर्ण आपस में दूसरे वर्ण के साथ में कैसे मिलते हैं, इसीलिए वर्ण संबंधी विधि प्रथम उपस्थित होता है। इसीलिए वर्ण संबंधी विधि की जानकारी के लिए ये संधि प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अब वर्ण संबंधी जब ये विधि है, तो वर्ण हमारे पास दो प्रकार के आपने पढ़े थे माहेश्वर सूत्र में मूलतः, एक अचवर्ण स्वर वर्ण और दूसरा हल वर्ण। तो जरा ध्यान दीजिए कि जब हम माहेश्वर सूत्र में मूल रूप से दो प्रकार के वर्णों को पढ़े हैं, तो संधि वर्ण को लेकर के होती है। तो इस तरह से दो प्रकार के वर्ण होने से संधि भी मूलतः दो प्रकार की ही होनी चाहिए, क्योंकि एक अच वर्ण को लेकर के संधि करेंगे तो जिस वर्ण को लेकर के संधि करेंगे, जिस वर्ण में बदलाव लाना है, तो कार्य के आधार पर हम नाम देते हैं। तो जहाँ अच वर्णों को हम कोई परिवर्तन करेंगे, अच वर्ण में परिवर्तन होगा, अच वर्ण को लेकर के जो कार्य होगा उसे हम अच संधि कहेंगे। दूसरा जो वर्ण है हमारे पास हल वर्ण, तो हल वर्ण है तो हल वर्ण को लेकर के जो परिवर्तन, जो कार्य होगा उसे हम हल संधि कहते हैं। तो इस तरह से माहेश्वर सूत्र में दो प्रकार के वर्ण होने से संधि भी दो ही होनी चाहिए, अच संधि और हल संधि। तो हम जब सामान्य रूप से संधि आप लघु सिद्धांत कौमुदी प्रकरण में देखते हैं संधि प्रकरण को, तो उसमें तीन प्रकार की संधि है, अच संधि, हल संधि और व्यंजन संधि। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो हल संधि को ही व्यंजन संधि कहते हैं।
तो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग संधि कहाँ से आ गई? तो हमने आपको वर्ण के ज्ञान कराते समय में ही कहा था कि माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण पढ़े गए हैं उन वर्णों के अतिरिक्त भी संस्कृत में वर्ण माने जाते हैं, और उस वर्ण में हमने अयोगवाह नाम के 4 वर्णों की चर्चा की थी कि संस्कृत में एक ऐसे विशेष वर्ण है जिसका स्वतंत्र प्रयोग कभी नहीं होता है, किसी वर्ण के साथ में ही लग करके उसका प्रयोग होता है। तो वर्ण के साथ में ही रह करके उसका प्रयोग होगा। तो ऐसे 4 वर्णों के बारे में हमने चर्चा की थी, एक अनुस्वार, एक विसर्ग और एक जिह्वामूली और उपध्मानी, ये 4 वर्ण। तो अब उस 4 वर्णों में से जो पहला जो विसर्ग वर्ण है उस विसर्ग को लेकर के अलग से संधि करते हैं, संधि बनाते हैं। इसीलिए विशेष वर्ण होने के कारण एक विसर्ग संधि इस नाम से अलग संधि प्रकरण बनाया। यहाँ ये भी कोई पूछ सकता है कि जब अयोगवाह वर्ण 4 है तो चारों वर्णों में से केवल एक ही वर्ण को लेकर के आपने अलग संधि क्यों बना दी? भाई जब 4 विशेष वर्ण हैं उनको लेकर के आप संधि की बात कर रहे हैं तो उसमें तो चारों को लेकर के संधि बतानी चाहिए। तो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि जो अनुस्वार है ये हम अनुस्वार संस्कृत में या तो म के जगह करेंगे या न के जगह करेंगे। ये आगे प्रकरण में आएगा जब हम हल संधि पढ़ेंगे। तो अनुस्वार जो है म के जगह करेंगे या न के जगह करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये म और न जो है इसके स्थान पर होने वाला ये कार्य है। तो म और ह चूँकि व्यंजन वर्ण में आ जाता है, हल वर्ण में आता है, इसीलिए अनुस्वार वाला जो कार्य है उसको हल संधि में रख करके हम पढ़ते हैं और हल संधि में उसका ग्रहण हो जाता है। तो हल संधि से ही उसी का ग्रहण हो गया। दूसरी बात कि बचा अब जिह्वामूली और उपध्मानीय वर्ण। तो जिह्वामूली क्या चीज़ है? अर्ध विसर्ग के साथ क ख वर्ण। उपध्मानीय है अर्ध विसर्ग के साथ प फ वर्ण। तो अब यदि मान लीजिए अर्ध विसर्ग का मूल रूप क्या होगा? विसर्ग। विसर्ग रहेगा तभी तो अर्ध विसर्ग की स्थिति आएगी। तो इसीलिए यदि हम विसर्ग को लेकर के संधि करते हैं तो उसके अंतर्गत अर्ध विसर्ग वाला कार्य भी आ जाएगा, चाहे वो जिह्वामूली हो चाहे उपध्मानीय हो। तो इस तरह से अर्ध विसर्ग वाला जो जिह्वामूलीय कार्य है, अर्ध विसर्ग वाला जो प फ लेकर के उपध्मानीय कार्य है, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए ये विसर्ग संधि एक विशेष प्रकार की संधि है। क्यों विशेष प्रकार की संधि है? कोई एक पूछे, ये भी कह दे कि विसर्ग भी तो र के जगह ही होगा, तो र तो व्यंजन वर्ण में आता है। तो उसको कहते हैं कि नहीं, जहाँ विसर्ग को लेकर के विसर्ग जहाँ बना हुआ होता है उस विसर्ग को लेकर के जब हम उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, विसर्ग का कार्य करते हैं, हम अनेक कार्य करेंगे। कहीं हम विसर्ग होने ही नहीं देंगे, कहीं विसर्ग होने के बाद उसका लोप कर देंगे। तो विसर्ग को मान करके विशेष कार्य अलग अलग किए जाते हैं। इसीलिए विशेष विधान होने के कारण, अलग अलग कार्य होने के कारण हम विसर्ग को अलग संधि के रूप में लेते हैं। इस तरह से संधि के बारे में, संधि के 3 भेद, ये अत्यंत प्रसिद्ध भेद है जो सब जगह व्यवहार में आता है कि संधि 3 प्रकार के हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। जब हम इस संधि को इस लघु सिद्धांत कौमुदी के ग्रंथ से थोड़ा सा ऊपर उठ के सिद्धांत कौमुदी में पढ़ते हैं तो इसी संधि को 5 संधि प्रकरण में बांटा गया है। इसीलिए संस्कृत क्षेत्र में पंच संधि प्रकरण ये प्रसिद्धि है।
कि संधि के लिए 5 प्रकरण हैं और 5 प्रकार की संधियां हैं। तो 5 प्रकार की संधि कौन सी है और लघु सिद्धांत कौमुदी में क्यों 3 ही संधि बताए, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए कि इस अच संधि में ही एक हम विशेष काम करेंगे। विशेष काम क्या करेंगे कि जहाँ पर में कोई नियम से संधि होकर के परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन विशेष नियम करके हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है उस संधि विशेष को हम प्रकृति भाव संधि के नाम से जानते हैं। तो अच वर्णों में जो होने वाला कार्य है उस कार्य को रोक करके जैसा है वैसा ही रहने दिया जाता है, इसीलिए उसका नाम प्रकृति भाव है। तो ये प्रकृति भाव चूँकि एक अलग कार्य के रूप में है, इसीलिए इसको विशेष रूप से समझाने के लिए सिद्धांत कौमुदी में अलग प्रकरण बना दिया, जो अच संधि के बाद में प्रकृति भाव संधि के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसीलिए एक अच संधि और अच संधि में ही जो विशेष वर्णित चीज़ है प्रकृति भाव, उसको लेकर के अलग से संधि प्रकृति भाव संधि। इसी तरह से विसर्ग संधि के अंतर्गत एक तो काम ये हुआ कि विसर्ग होने के बाद कुछ काम करते हैं। एक स्थिति ये होती है कि जो विसर्ग से पहले जो स है उस स को ही लेकर के हम कार्य करते हैं, तो स को र होता, र को विसर्ग होता। लेकिन एक स्थिति ये आएगी कि विसर्ग हम होने ही नहीं देंगे और स को र में बदलेंगे, र को कहीं य में बदलेंगे, या र को कहीं ऊ में बदलेंगे, र को ही कहीं हम लोप कर देंगे। तो ये सब काम विसर्ग होने से पहले स के स्थान में होगा। तो ये जो स के स्थान में होगा वो सु का स रहता है, या तो उसी अलग से स्वतंत्र र भी रहेगा। तो इस तरह से ये जो सु आदि के स्थान में होने वाला कार्य है, आदि से मतलब र, तो सु आदि के स्थान में जो कार्य होने वाला है उस कार्य विशेष को लेकर के एक अलग संधि का नाम दे दिया स्वादि संधि। तो विसर्ग संधि के बाद एक संधि विशेष आ जाती है स्वादि संधि। तो इस तरह से विसर्ग संधि का एक भेद बढ़ गया और अच संधि का एक भेद बढ़ गया। तो इस तरह से सभी मिला करके ये पंच संधि प्रकरण व्याकरण के छात्रों को पढ़ाया जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में उसी सिद्धांत कौमुदी का संक्षिप्त ज्ञान है, जिसको सामान्य लोगों के व्याकरण में प्रवेश के लिए सभी छात्रों को ज्ञान हो जाए, संक्षेप में जो मूल विषय है उसका ज्ञान हो जाए, जिससे व्याकरण के अन्य ग्रंथों को हम अच्छी तरह से समझ लें। तो उन सारे विषयों को यहाँ संक्षेप में बताया गया है। इसीलिए प्रकृति भाव संधि के जो वो नियम हैं उस नियम को यहाँ अच संधि में ही रखा गया है, और स्वादि संधि के जो विषय हैं, स्वादि संधि में होने वाले जो कार्य हैं, उस कार्य को इस विसर्ग संधि प्रकरण में ही रखा गया है। अतः संधि मूलतः व्यवहार की दृष्टि से 3 ही है, क्योंकि प्रकृति भाव भी अच को ही लेकर के करते हैं, तो अच से संबंधित कार्य होने के कारण वह अच संधि ही है, और स्वादि भी विसर्ग के कार्य होने के कारण विसर्ग संधि में ही आता है। इस तरह से संधि के 3 व्यवहार प्रसिद्ध हैं। तो यदि आपको स्पष्टतः अलग प्रश्नों का थोड़ा स्वरूप ध्यान रखना है, यदि सामान्य प्रश्न यदि पूछा जाता है तो हम संधि के 3 भेद बता देते हैं, और आपके सिलेबस के आधार पर भी यही ग्रंथ प्रायः निर्धारित है, इसी के से संबंधित प्रश्न होते हैं। अतः संधि के सामान्य नियम जो है 3 भेद, यही भेद ध्यान रखना है। लेकिन यदि कदाचित ये है कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं,
तो अन्य भेदों के साथ में या प्रश्न के स्वरूप के को देख करके आपको बताना है कि यद्यपि 3 संधि है, लेकिन इन 3 संधि के इन प्रकरणों को, इन चीज़ों को इस प्रकरण में रख करके अलग करके इसको हम 5 प्रकार के संधि के रूप में व्यवहार करते हैं। अस्तु, तो ये एक संधि की बात है। लेकिन इस संधि में आपने अभी क्या देखा, एक चीज़ अच्छी तरह से समझते रहिए ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ हम जैसा काम करेंगे उस काम के आधार पर नाम रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ अच वर्ण को लेकर के हम कार्य करेंगे उस संधि का नाम होगा अच संधि। यदि हमने कार्य क्या किया कि कोई परिवर्तन नहीं होने दिया, तो परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या है, प्रकृति जो पहले से है उसी तरह से रह गया। हरि एतौ है रूप, तो हरि एतौ ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गंगे अमु है तो गंगे अमु का ही प्रयोग रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन नहीं होना ही क्या कहलाता है, प्रकृति भाव। इसीलिए जैसा काम वैसा नाम, कोई परिवर्तन नहीं तो प्रकृति भाव संधि। इसी तरह यदि हल वर्ण को लेकर के हम संधि करें तो जैसा नाम काम वैसा नाम, जिस वर्ण को लेकर के संधि करेंगे वो हल संधि है। विसर्ग को लेकर के करेंगे विसर्ग, तो कार्य के आधार पर नामकरण। तो इस तरह से संधि के भेद के बारे में चर्चा की जाती है। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रकृत प्रसंग है आज अच संधि का, तो पहले थोड़ा सा सारांश रूप में इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि हमको पूरा का पूरा विषय स्पष्टतया पहले से दिमाग में सेट हो कि हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ करनी है। तो ध्यान रखिए कि हमने जैसे अभी कहा कि जैसा काम वैसा नाम, कार्य के आधार पर भी हम संधि का अलग अलग नाम करेंगे। अब उदाहरण ध्यान दीजिए कि जैसे हमने अच जो है ये अयुण के अ से लेकर के अयोच के च तक के वर्ण का नाम है, तो इस अच वर्ण को लेकर के कोई भी कार्य होगा उस कार्य का नाम, उस संधि का नाम अच संधि है। तो ये अच संधि एक सामान्य नाम होगा। सभी अचों को लेकर के कोई भी कार्य हो उस कार्य को हम अच संधि कहेंगे। लेकिन अच संधि एक सामान्य नाम होने पर भी उस अच संधि में भी जिस प्रकार के वर्णों का हम बदलाव करेंगे, जो वर्ण परिवर्तन करके लाएंगे, जो काम होगा उसके आधार पर उस संधि का विशेष नाम रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको कहे कि भाई इक के जगह यण होता है, तो यण वर्ण हमको करना है परिवर्तन करके। तो यदि किसी भी वर्ण के जगह यण प्रत्याहार का वर्ण परिवर्तन होके आ जाएगा, अर्थात य व र ल परिवर्तन होके आएगा, तो चूंकि य व र ल यण वर्ण है, इसीलिए यण वर्ण परिवर्तन होने के कारण उस संधि विशेष का नाम हो जाएगा यण संधि। तो चूंकि यण वर्ण किसके जगह पर हुआ, अच के ही जगह पर, तो इसीलिए उसका मूल नाम तो अच संधि ही है, लेकिन कार्य के आधार पर विशेष नाम क्या हो गया, यण संधि। तो अच संधि का एक भेद हो गया यण संधि। अवगतम। इसी तरह से जैसा कार्य वैसा नाम, जैसा काम वैसा नाम, ये ध्यान रखना। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम आपको आगे कहेंगे कि देखो इस अच के जगह अय, अव, आय और आव आदेश होता है, तो अब हमें क्या करना है, अय, अव, आय और आव। अब इस कार्य को ध्यान में रख करके हम संक्षेप में इसको बोलते हैं अयादि कार्य होना। माने अय आदि पद से अब आय और आव ले लेंगे, तो अय आदि जहाँ परिवर्तन होगा उसी संधि का नाम क्या हो जाएगा, अयादि संधि। अवगतम। तो अयादि संधि एक विशेष नाम हो गया किसका, अच संधि का, क्योंकि अच वर्ण के जगह पर यदि परिवर्तन
अय करें, अब करें, आय करें और आब करेंगे तो जैसा काम उस वैसा नाम, इस आधार पर अयादि कार्य होने से उसका नाम हो जाएगा अयादि संधि। तो दो प्रकार की अच संधि हो गई हमारे पास। इसी तरह से हमने आपको कहा कि अ ए ओ को गुण कहते हैं। तो यदि किसी स्वर वर्ण के जगह परिवर्तन करके गुण वाला अक्षर हो जाएगा, अवगतम, तो गुण वर्ण यदि परिवर्तन करके हम ले आएंगे, जैसे यन वर्ण परिवर्तन करके ला करके आपने यन संधि नाम दिया, उसी तरह से यदि गुण वर्ण आकर के परिवर्तित होकर के आ जाएगा तो उस संधि विशेष का नाम हो जाएगा गुण संधि। इसी तरह से हमने पहले पढ़ लिया कि वृद्धि इसको कहते हैं, आ ऐ औ को। तो जहाँ अच वर्ण में परिवर्तन करके हम वृद्धि अक्षर ले आए, आ ऐ औ इन तीनों वर्णों में से किसी वर्ण का विधान करेंगे, तो चूंकि वो वर्ण वृद्धि के नाम से जाना जाता है, तो वृद्धि वर्ण परिवर्तन होने के कारण उस संधि का नाम हो जाएगा वृद्धि संधि। इसी तरह से हमने आपको कहा कि जो द्विमात्रिक, एक मात्रिक जो शब्द वर्ण है ह्रस्व, एक मात्रिक वर्ण को ह्रस्व कहते हैं, दो मात्रा वाले को दीर्घ कहते हैं, तीन मात्रा वाले को प्लूत कहते हैं। तो यदि अच को मिला करके हम किसी के भी जगह दीर्घ वर्ण कर दें, तो दीर्घ वर्ण होते ही स्वर के स्थान पर दीर्घकारी हुआ, तो जैसा कार्य जैसा काम वैसा नाम, तो परिवर्तन होकर के दीर्घ होने के कारण उस संधि का नाम क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। अवगतम। इसी तरह से क्या करेंगे, हम आपको आगे बताएंगे कि देखो ये वर्ण यदि है और इस वर्ण के बाद ये है, तो बाद वाला वर्ण पूर्व वर्ण के तरह हो जाता है। बाद वाले वर्ण का रूप पूर्व वाले वर्ण के जैसा बन जाएगा। तो बाद वाले वर्ण का पूर्व जैसे वर्ण का रूप हो जाना, उसको हम कहते हैं पूर्व रूप संधि। माने जैसा काम वैसा नाम, तो पूर्व के तरह रूप हो गया। तो पूर्व में क्या वर्ण को लेकर के काम कर रहे हैं, तो पूर्व वर्ण का जो रूप है, मान लीजिए पूर्व में ए है, तो बाद वाला जो वर्ण है वो भी परिवर्तन होके क्या बन जाए, ए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्व रूप संधि। अवगतम। इसी तरह से यदि मान लीजिए हम कहें कि पूर्व वाला जो वर्ण है वो बाद वाले वर्ण की तरह हो जाएगा, तो पूर्व वाला वर्ण जो है बाद वाले की तरह होगा, तो बाद वाले को बोलते हैं संस्कृत में पर। तो पर की तरह रूप जहां हो जाएगा उसको हम बोलेंगे पर रूप संधि। तो पूर्व वर्ण का बाद वाले वर्ण की तरह रूप हो जाना क्या कहलाएगा, पूर्व रूप संधि। अवगतम। और हमने आपको बताया ही कि जहां दो समान अच मिल करके दीर्घ वर्ण हो जाएगा उसी का नाम क्या होगा, दीर्घ संधि। तो आपने क्या देखा कि भाई यन हुआ तो नाम पड़ गया यन संधि, अय आदि हुआ तो नाम पड़ गया अयादि संधि, गुण वर्ण हुआ तो नाम हुआ गुण संधि, वृद्धि वर्ण हो गया तो वृद्धि संधि, समान वर्ण को लेकर के दीर्घ कर दिया तो बन गया दीर्घ संधि, पूर्व की तरह रूप हो गया बाद वाले का तो पर रूप संधि, बाद वाले का पहले की तरह रूप हो गया तो पूर्व रूप संधि। इसी तरह हमने जैसे अभी चर्चा की कि यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है अच के जगह, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव संधि। इस तरह से अच संधि जो सामान्य संधि है, इस संधि के भेद को एक सामान्य कहानी के तौर पर हम यदि ध्यान रखें तो 8 प्रकार की ये संधि अच संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन, यन संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। अब अपने को करना क्या है, इसको अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए
एक एक संधि का जो नियम है उस नियम को समझते हुए और कुछ उदाहरणों से उसको देखना है, अभ्यास करना है। और यदि नियम, ध्यान रखिए कि सूत्र याद है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि मूल सूत्र है तो सूत्र हमको याद होनी चाहिए। लेकिन यदि कदाचित अभी सूत्र न भी याद है तो कम से कम संधि करने वाले जो नियम है उस सूत्र, उसका अर्थ ध्यान जरूर रखना चाहिए। अवगतम? तो इससे क्या होगा कि हमको प्रयोग समझने में आसानी रहेगी। तो यह जो संधि है, जिसको हमने अच संधि के आपको भेद बताए 5 प्रकार के, तो क्रमिक जो इसमें संधि के जो नियम हैं उसको हमको एक एक करके पढ़ना है। तो हो सकता है किसी संधि में आपको 2-3 सूत्र हो, किसी संधि में एक ही सूत्र हो। तो इस तरह से छोटे छोटे जो नियम हैं उस नियम को हमको ध्यान में रख करके करना है। अवगतम? तो आप प्रारंभ करें। अच संधि के बारे में सामान्य जानकारी सारी हो गई। तो हमने बताया कि प्रथम जो संधि है आपके संधि प्रकरण में वो यण संधि से प्रारंभ है। अवगतम? तो अब हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? यण संधि की। तो यण संधि का मतलब क्या है? अच्छी तरह समझ गए कि किसी भी स्वर के जगह, अब किसके जगह ये बात की बात है, लेकिन किसी भी स्वर के जगह यदि यण वर्ण परिवर्तन होकर के आएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? यण संधि। तो यण वर्ण अब कहाँ परिवर्तन होके आए उसको ध्यान में रखना है। तो उसको बताने के लिए सूत्र है हमारे पास इको यनचि। इको यनचि ये सूत्र है। अब ध्यान रखिए कि चूंकि ये संधि प्रकरण का प्रारंभ है और हम सूत्र का अर्थ स्वयं भी जान सकें, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सामान्य जानकारी से हमको बहुत ज़्यादा की जानकारी मिल जाती है और हमारे लिए आसान हो जाता है कुछ कार्य को करने में। तो यहाँ जो हम अभी कुछ पढ़ रहे हैं, तो सूत्र का अर्थ निकालने के लिए कोई चीज़ आपको ध्यान में रखिए, सामान्य चीज़ें, कुछ चीज़ें जिससे आपको सूत्र का अर्थ अपने आप निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जब हम सूत्र देखते हैं इको यनचि, तो इस सूत्र को समझने के लिए या किसी भी सूत्र को समझने के लिए थोड़ा सा पद को अलग अलग करने की बात कीजिए, पद को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस सूत्र को यदि अलग अलग करते हैं तो इसको 3 भाग में हम बांटते हैं। एक होता है इकः, दूसरा होता है यण और तीसरा होता है अचि। तो इकः, यण और अचि, ये 3 पद इस सूत्र में है। अवगतम? अब ध्यान दीजिए कि इकः जो है, यण जो है और अचि जो है, केवल इतने से सूत्र का अर्थ कैसे निकलता है ये ध्यान दीजिए कि संस्कृत में अर्थ निर्धारित होता है विभक्तियों में। तो कोई भी शब्द होगा तो उसमें विभक्ति लगी रहेगी। इसीलिए संस्कृत की ये विशेषता है कि उसका अर्थ चूंकि विभक्ति में निर्धारित होता है, तो विभक्ति उसमें यदि लगी रहती है तो उसका प्रयोग हम कैसे भी करेंगे, उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे, तो अर्थ में बदलाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि देवदत्तः गृहं गच्छति। अब हमने देवदत्तः गृहं गच्छति ये वाक्य बोला तो हमको पता है कि देवदत्तः में प्रथमा विभक्ति है और ये कर्ता अर्थ बता रहा है। ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है और ये ऑब्जेक्ट कर्म को बता रहा है, और गच्छति जो है वो क्रिया है। तो ये तीनों पद अपनी अपनी विभक्ति में प्रत्यय से लग करके बना हुआ है और अपना अपना अर्थ दे रहा है। तो जब अपना अर्थ दे रहा है तो इसको जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो रामः ग्रामं गच्छति ये वाक्य बोले तो भी अर्थ क्या हुआ? राम गांव जाता है। लेकिन मान लीजिए इसको हम इस रूप में बोलें कि ग्रामं गच्छति रामः, बिल्कुल बदल गया।
ग्रामम गच्छति रामः, तो चूंकि भले ही शब्द बदल करके आपने दूसरी जगह रख दी, लेकिन उस शब्द में विभक्ति वो लगी हुई है, इसीलिए शब्द बदलने से अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। तो रामः गृहम गच्छति बोलेंगे तब भी अर्थ क्या होगा, वही होगा, राम घर जाता है। इसी तरह से यदि हम कह दें कि गच्छति गृहम रामः गच्छति गृहम देवदत्तः, तो आप पहले गच्छति बोलो, फिर गृहम बोलो, फिर देवदत्ता बोलो, तब भी वही अर्थ। तो किसी भी रूप में जब हम बोलते हैं तो यही संस्कृत की एक विशेषता है कि चूंकि अर्थ अपने विभक्ति में निश्चित है, इसीलिए इसके शब्द के बदलने से अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि हम अंग्रेजी आदि में देखें तो जरा सा शब्द का परिवर्तन कर दें तो महान अंतर हो जाएगा, है। तो इस तरह से कोई भी वाक्य बना करके देखिए सामान्य रूप से। अब आप कुछ भी वाक्य बोलते हैं, अंग्रेजी का एक भी सेंटेंस लेकर के आप बोल लीजिए कि चाहे आप बोलें ही इज़ रीडिंग, अब इसी वाक्य को यदि हम पलट दें इज ही रीडिंग और रीडिंग ही इज, तो कोई वाक्य का स्वरूप नहीं बैठेगा, अर्थ नहीं बैठेगा, अर्थ होगा भी तो भिन्न हो जाएगा। अब कोई प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, कुछ बन जाएगा और वाक्य ही अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन संस्कृत की यह विशेषता है कि इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। अवगतम? तो अब शब्द का जब अर्थ जानना जरूरी है तो इसलिए अभी से थोड़ा सा शब्द रूप का अभ्यास भी हो जाएगा और सूत्र का अर्थ भी अपने आप निकलने लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसकी चर्चा हमने पहले कुछ की भी थी कि इस सूत्र में इक पद है, यण पद है और अचि पद है। तो प्रायः जितने भी हम व्याकरण में सूत्र पढ़ेंगे उसमें दो तीन विभक्ति का ही प्रायः प्रयोग होता है। या तो प्रथमा विभक्ति है, या षष्ठी विभक्ति है, या पंचमी विभक्ति है, या सप्तमी विभक्ति है। प्रायः तीन चार यही विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यही प्रयोग हम करते हैं। अब इस स्थिति में यहाँ देखिए कि इस सूत्र में इकः, यण और अचि ये तीन पद है। अवगतम? अब इकः जो है, ये जो स्थिति है ये हमको ध्यान में रखना है कि कहाँ का है। तो हम चर्चा भी किए थे कि दुनिया का कोई भी हलंत शब्द हो, अभी जो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जो भी सुन रहे हैं, ताकि आगे से हमेशा ध्यान रहेगा कि दुनिया का कोई भी हलंत शब्द हो और उस हलंत शब्द के पंचमी और षष्ठी में के एकवचन में हमको रूप बनाना हो तो उस शब्द के अंत में विसर्ग लगा दीजिए, अह का प्रयोग कीजिए, वो पंचमी षष्ठी का रूप बन जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि भवत शब्द है, हलंत है, अब भवत शब्द के पंचमी षष्ठी के एकवचन में कोई रूप पूछे तो हम बिना सोचे समझे अह लगा करके प्रयोग करें कि भवतः। अब भवतः का पता चल गया और कोई पूछे जगत शब्द के षष्ठी के एकवचन में रूप बनाइए पंचमी में जगतः, सरित है तो सरितः, गच्छत है तो गच्छतः, धीमत है तो धीमतः, बलवत है तो बलवतः। तो इसी तरह यदि इक होगा तो इक भी अपन हलंत लिखते हैं सारा। तो हलंत शब्द यदि इक है तो उसके अंत में यदि अह लगा देंगे तो कहाँ का रूप बनेगा, पंचमी का या षष्ठी के एकवचन का। या तो पंचमी का एकवचन है या षष्ठी का एकवचन है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि पंचमी है कि षष्ठी है, ये हम अभी आपको बताएंगे और धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। और जब पता चल जाएगा आपको तो फिर आप स्वयं ही करने लग जाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ये पता चल जाए कि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है इस शब्द में, तो आपको उसका अर्थ करते हुए ये करना है, अर्थ बनाते हुए, अर्थ उसका पूरा करते हुए, जहाँ कहीं षष्ठी लगी हो हमेशा करेंगे अर्थ उसके स्थान में, अर्थात जिसमें षष्ठी लगी है उसके स्थान में। तो किस में षष्ठी लगी है, यहाँ इक में,
तो हम क्या करेंगे, इक के स्थान में। तो जहां कहीं भी षष्ठी विभक्ति होगी हमेशा सूत्र में उसका अर्थ होगा उसके स्थान में। तो उसके स्थान में मत, मैंने पूछा कि इका का क्या अर्थ है, तो आप कहोगे उसके स्थान में। आपको बोलना है इक के स्थान में। भाई परीक्षा में पूछा, मान लीजिए किसी एक्सपर्ट ने पूछा कि इका में विभक्ति कौन सी है, षष्ठी, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ, उसके स्थान में। उसके स्थान में नहीं बोलना है, जो चीज दी गई है उसी को नाम लेकर के बोलना है। इक में षष्ठी लगी है तो बोलना है इक के स्थान में। आगे चल के हम आपको सूत्र पढ़ाएंगे एचह, एचो अवायाव। तो एचह में हमने कहा कि षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी सुनते ही आपको क्या काम करना है, एच के स्थान में। अवगतम। हमने कहा हलह, क्या अर्थ करना है, हल के स्थान में। तो इकह जो यहाँ सूत्र में सुनाई दे रहा है उसका अर्थ क्या हो गया, इक के स्थान में। ये अर्थ अपने आप आ गया। इसी तरह से ध्यान दीजिए, हलंत कोई भी शब्द होगा उसके सामने में, उसके बाद में, हलंत शब्द के बाद कह लीजिए, सामने कह लीजिए, उसमें यदि कुछ भी नहीं लगा हो, न बिंदी लगी हो, न म लगा हो, कुछ भी नहीं लगा हो, हलंत का हलंत ही दिखाई दे, तो समझ जाना कि ये प्रथमा के एकवचन का रूप है। प्रथमा के एकवचन का रूप है। तो शब्द रूप में शब्द के आधार पर बदलाव तो होगा, लेकिन अंत में हलंत में कुछ बदलाव नहीं होगा। अवगतम। तो जैसे हमने कहा कि भवत शब्द है, तो भवत शब्द के सामान्य रूप में इसका हम प्रयोग क्या बनाते हैं, भवान। आप ये भी कह सकते हो राजन शब्द है, तो उसमें तो न का लोप हो जाता है, होता है, न अपवाद है, न रहेगा अंत में तो उसका लोप हो जाएगा। लेकिन कहीं भी हलंत रहेगा तो प्रायः हलंत ही रूप दिखाई देगा। तो यहाँ भी यण जो है इसके सामने में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये यण कहाँ का रूप है, यण शब्द के प्रथमा के एकवचन का। और आपको अब क्या ध्यान रखना है कि जिस किसी भी सूत्र में, जिस किसी भी पद में प्रथमा विभक्ति की जानकारी हो जाए कि इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसका मतलब वह कार्य होगा, वह विधान है, वही काम होना है। तो अब जहां प्रथमा विभक्ति लगी रहेगी उस चीज को बोल करके आप बोलेंगे यह हो या यह होता है। तो यहां यन में प्रथमा विभक्ति लगी है, तो प्रथमा विभक्ति लगने से अब आप क्या अर्थ करेंगे, यन होता है या यन हो। अवगतम। अब इकह और यन इन दोनों को लेकर के यदि एक साथ हम अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ अपने आप निकलेगा, इक के स्थान में यन होता है, यही अर्थ निकलेगा। अवगतम। इसी तरह ध्यान दीजिए कि दुनिया का कोई भी हलंत शब्द हो और उस हलंत शब्द के सप्तमी के एकवचन में कभी रूप बनाना हो तो उसके अंत में छोटी ई जोड़ दीजिए। अवगतम। हलंत शब्द के सप्तमी के एकवचन में रूप बनाना हो तो छोटी ई लगा करके प्रयोग कीजिए। तो मान लीजिए भवत शब्द है तो बोलेंगे भवती, धीमत शब्द है धीमती, राजन शब्द है राजनी। तो इसी तरह से यदि अच शब्द रहेगा तो क्या अर्थ होगा, अची। अब जहां कहीं भी अची है इसका मतलब जहां कहीं भी हली हो, मैंने छोटी ई लगी हो किसी भी प्रत्याहार में, तो समझ जाइएगा कि ये सप्तमी के एकवचन का रूप है। और जहां कहीं भी सप्तमी विभक्ति होगी वहां अर्थ हम प्रायः करेंगे वो चीज बाद में रहने पर। तो जिसमें सप्तमी लगी रहेगी वो चीज बाद में होने पर। तो यहाँ किसमें सप्तमी विभक्ति लगी है, अच में, इसीलिए अर्थ क्या करेंगे, अच बाद में रहने पर। तो अब ये जो तीन सूत्र है, तीन शब्द है, इस तीनों को एक साथ जोड़ करके यदि हम अर्थ करें तो क्या अर्थ होगा, इकह अर्थात इक के स्थान में, यन यन होता है, अची अच बाद में रहने पर। अवगतम। अब मान लीजिए इसी ये तरीका आपने सीख लिया और हमने आपको कहा एचह अय अची, ये हमने आपको सामने शब्द रखा एचह अय अची। तो अब इसको सुन करके आप क्या अर्थ करेंगे, एचह में विभक्ति है षष्ठी, अर्थ क्या हुआ, एच के स्थान में। अय में शब्द है प्रथमा, क्या अर्थ होगा, आय होता है।
अची में विभक्त क्या, सप्तमी, अच बाद में रहने पर यह अर्थ हो जाएगा। अब हमने कहा कि देखो एचह अयवायावह अचि, तो अयवायावह जो है ये भी प्रथमा का ही रूप है बहुवचन का, तो इसीलिए वहां हम चर्चा करेंगे एच के स्थान में ये होता है। तो यदि ये सूत्र का छोटा सा स्वरूप हमको ध्यान में रहे, अर्थ निकालने का ये तरीका हमको ध्यान में रहे, तो हमारे पास कोई सामने में सूत्र आता है तो प्राय हम सीधे तरीके से स्वतः भी बिना पढ़े भी अपनी बुद्धि से उस सूत्र का अर्थ कर सकते हैं। अवगतम। अब इस तरह से ध्यान दीजिए कि इकह यन अचि इस 3 पद के द्वारा हमको ये अर्थ निकला, इक के स्थान में यन होता है अचि परे रहने पर। हमने आपको कल के पाठ में ये कहा था कि संधि जितने भी कार्य होंगे सभी संहिता में होंगे, इसीलिए संहिता ये शब्द सब जगह आएगा, और वो संहिता को बताने के लिए संहितायाम ये एक अधिकार सूत्र पहले देता है कि कौन सा काम किस में हो, किस स्थिति में हो, तो इसको बताने के लिए पहले अधिकार सूत्र बनाया जाता है। जैसे हम कहेंगे आगे कृत प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उससे पहले कह देते हैं धातोः, माने ये कृत प्रत्यय जहाँ होगा वो धातु से ही होगा, ये नियम कर देते हैं। हम स्त्री प्रत्यय में पढ़ाएंगे टाप चाप इत्यादि, तो उससे पहले अर्थ सूत्र दे देते हैं स्त्रियाम, ये सारे प्रत्यय स्त्रीलिंग में होंगे। तो इस तरह से व्याकरण में जो हमने कहा था सूत्र के अलग अलग भेद होते हैं, उसमें एक भेद होता है अधिकार सूत्र। तो अधिकार सूत्र का मतलब होता है कि जो सूत्र अपने अर्थ को अपने बाद वाले सूत्रों में डाल करके और उस बाद वाले सूत्र को के अर्थ को पूरा करता हो, जो अपने अर्थ को बाद वाले सूत्रों में डाल देता हो और अपने अधीन ही काम करवाता हो, उसे कहते हैं अधिकार सूत्र। अवगतम। तो यहाँ सब जगह संहितायाम, संधि जो होगी संहिता में ही होगी। तो संहिता शब्द आकारांत है, इसीलिए दुनिया का कोई भी आकारांत शब्द हो और सप्तमी के एकवचन में रूप बनाना हो तो अंत में याम लगा दो। तो कोई पूछे रमा शब्द के सप्तमी के एकवचन में रमा याम, लता के सप्तमी के एकवचन में लता याम, राधा याम इत्यादि। तो संहितायाम ये अर्थ सब जगह होता है। तो सूत्र में जो ये 3 पद हैं उसमें अर्थ करते समय एक शब्द और जुड़ जाएगा संहितायाम। तो संहितायाम का अर्थ है संहिता विषय में, संहिता के विषय में। संहिता विषय है माने अर्थ है, तो संहिता के अर्थ में कह लीजिए, अर्थ को विषय भी बोलते हैं, तो संहिता के विषय में। अब इस तरह से इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या निकला, इक के स्थान पर यन होता है अच बाद में रहने पर संहिता के विषय में, ये पूरा अर्थ निकला। अब जरा ध्यान दीजिए, चूंकि प्रारंभ है इसीलिए मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से सूत्र का अर्थ करना समझ जाएं, ताकि आगे का सिलेबस आपको अपने आप समझ में आता चला जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ जो आपने सूत्र का अर्थ पढ़ा, इक के स्थान में यन होता है अच बाद में रहने पर, तो एक तो जिज्ञासा हो ही गई ना कि अच बाद में तो कह रहा है, किसके बाद में अच होने पर। तो ध्यान दीजिए, जिसके स्थान में काम करना है उसके बाद में होने पर, उसके बाद में रहने पर ही काम होगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति जिसमें लगी है वो तो काम है, तो वो काम होगा। तो बाद किसके लिए चाहिए, जिसके जगह काम करना हो। अवगतम। अब ध्यान दीजिए दूसरी बात, तो यहाँ इस दृष्टि से किसके बाद में आपको अच चाहिए, इक के बाद में। इक के स्थान पर यन कर रहे हैं तो अच बाद में रहने पर, तो अच किसके बाद में होना चाहिए, इक के बाद में। अवगतम। समझ में आ रही बात कि नहीं। इस तरह से यदि मान लीजिए कि हम इक के स्थान पर यन करते हैं अच बाद में रहने पर, इसको यदि कुछ सामान्य शब्द के द्वारा, 3 शब्द के द्वारा यदि हम कहना चाहें, तो इस शब्द को हम
कह दें कि भैया ये इक है, इस इक के जगह पर में यण होगा और कब होगा, इक के बाद अच रहेगा तो इक के बाद आपको अच चाहिए, इसके जगह परिवर्तन क्या होगा, यण। अवगतम। तो ये जो स्थिति है, जो सब कुछ आपके किताब में सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, तो इक के बाद आपको क्या चाहिए, अच चाहिए, और इक के जगह पर क्या काम करेंगे हम, यण काम करेंगे। अवगतम। अब जरा कुछ और चीज ध्यान रखिए, कुछ शब्द का ज्ञान आपको पहले से हो जाना चाहिए कि यहां मैंने चर्चा भी की थी कि कुछ चीजें पारिभाषिक रूप में ध्यान रख लीजिए कि जैसे हमने कहा कि जिसके स्थान पर काम होगा उसे व्याकरण की भाषा में स्थानी कहते हैं। जिसके स्थान पर काम होगा उसे व्याकरण की भाषा में क्या कहेंगे, स्थानी। तो यहाँ आप किसके जगह पर काम कर रहे हो, किसके जगह काम करना चाहते हैं, इक के जगह। तो इक क्या हो गया, स्थानी। अवगतम। और किसी के स्थान पर जो काम होगा उस काम को बोलते हैं आदेश। किसी के जगह किसी कार्य का होना व्याकरण में कहलाता है आदेश। यहाँ क्या क्या काम करने जा रहे हैं, इक के स्थान पर यण आदेश। तो आदेश क्या करता है, हटाता है, हटा करके काम करता है। तो इक को हटा देगा, इक के जगह यण बैठ जाएगा। तो जो काम करना होगा उसे क्या कहते हैं, आदेश। तो इस सूत्र में आदेश कौन हुआ, यण। अवगतम। एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि जिसके रहने पर काम होगा उसे व्याकरण की भाषा में कहते हैं निमित्त। निमित्त माने कारण, जिसके रहने पर काम हो। तो इक के स्थान पर यण होगा, कब होगा, अच बाद में रहने पर होगा। तो अच बाद में रहने पर होगा, तो ये अच क्या हो गया, निमित्त। इसी को हम थोड़ा सा इसी रूप में पढ़ते हैं तो एक नई बात समझ में आती है कि इस सूत्र में स्थानी कौन है, इक है। आदेश कौन है, यण है। निमित्त कौन है, अच है। तो इस तरह से व्याकरण में स्थानी के द्वारा, यण के द्वारा, निमित्त के द्वारा सूत्रों का अर्थबोध कराया जाता है, सूत्रों का ज्ञान हमको कराया जाता है। अवगतम। तो अब इस तरह से आपने ये भी समझ लिया कि इसी प्रकार पूरे व्याकरण में जिसके स्थान में काम होगा उसे क्या कहेंगे, स्थानी। जो काम करना होगा वो क्या कहलाएगा, आदेश। जिसके रहने पर काम होगा उसे क्या कहेंगे, निमित्त। अवगतम। अब जरा आ जाइए, अब इक जो आपने यहाँ पढ़ा, इस इक को देख करके, सुन करके आपके दिमाग में क्या बात आई, इसीलिए हमने पहले आपको प्रत्याहार का अच्छी तरह से ज्ञान कराया। इक क्या है यहाँ पर में, यण। तो यण है, इक क्या है, प्रत्याहार। इस इक प्रत्याहार को अब बनाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक, तो जहां अंत में किसी सूत्र में क रहेगा वो होगी अंतिम सीमा, और ई जहां है वहां से हम प्रारंभ करेंगे। तो अ ई उण सूत्र में ई है, तो वहां से प्रारंभ करके रीलरिक के अंत में देखते हैं क है, तो ई से लेकर के क तक का जो समुदाय होगा वही इक है। तो इक पद के सुनने से हमारे दिमाग में ये बात उपस्थित हो जानी चाहिए, ई से लेकर के क तक का वर्ण। लेकिन ये ज्ञान कब होगा, जब आपको माहेश्वर सूत्र याद रहेगा, और वो भी क्रमिक ज्ञान होना चाहिए, तभी प्रत्याहार का ज्ञान होगा। इसीलिए कुछ चीजें याद रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इक का मतलब हो गया चार वर्ण, ई उ री और ली। अब इस इक के जगह हमको क्या काम करना है, यण काम करना है, यण आदेश होना है। अब यण क्या चीज है, ये भी हमारे दिमाग में बात आ गई। तो बस यण भी अब क्या है, प्रत्याहार। यण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, तो जहां भी अंत में ण होगा उसको पकड़ेंगे, वो अंतिम सीमा होगी। य जहां से प्रारंभ है वहां से करेंगे। तो हाय वरट में य प्रारंभ हो रहा है, और हाय वरट के बाद लन सूत्र में ण अंत में है। तो हाय वरट के य से लेकर के लन के न तक हम यण प्रत्याहार बना लेंगे। तो उसमें भी कितने वर्ण होंगे, चार।
य, व, र और ल। अवगतम? तो इक भी कितने हैं? 4, और यन भी कितने हैं? 4। तो इक के जगह यन हो जाएगा। अवगतम? कब होगा? इक के बाद अच वर्ण रहने पर। तो अच क्या चीज है अब ये भी पता चल गया, अयुन के अ से लेकर के एउच के च। तो ध्यान में रखिए कि अच का मतलब अच प्रत्याहार है, तो अच वर्ण में से कोई भी वर्ण होगा इक के बाद तो यन होना है। अवगतम? अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास ये जो सूत्र है यहीं से थोड़ा सा हम अर्थ करना चालू कर रहे हैं, और कठिन लगने जाए तो आप लोग बता दीजिएगा सूचना के द्वारा, मैसेज में, संदेश के द्वारा कि यह चीज़ें समझ में नहीं आ रही। लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें आवश्यक है समझना अभी, इसलिए बताना जरूरी है। तो इक जो है ये सूत्र केवल क्या कह रहा है, ध्यान रखिए, इक के जगह यन होता है। तो अब ये नहीं हमको कुछ कह रहा है कि ई के जगह य हो, ऊ के जगह व हो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। ये सूत्र क्या कह रहा है? इक के जगह यन हो। तो इक तो 4 है हमारे पास, तो चारों वर्ण में से किसी भी इक के वर्ण के जगह हम यन का कोई भी वर्ण कर लें। भाई ई के जगह आपको कोई पूछे क्या काम करते हो, यन क्या होता है, तो आप कहते हो य। कोई पूछे क्यों, य क्यों करते हो भाई, व क्यों नहीं करते? ई के जगह यन व क्यों नहीं? क्या व यन नहीं है क्या? या ऊ के जगह य क्यों नहीं? ऊ भी तो इक है और य भी यन है। तो ये सूत्र तो ये नहीं कुछ कह रहा है कि इस वर्ण के जगह, इस अक्षर के जगह ये अक्षर हो। ये तो एक प्रत्याहार को लेकर के सीधी बात करता है, इक के जगह यन हो। तो अब इक में से कोई भी वर्ण हो उसके जगह पर यन का कोई भी वर्ण हम कर सकते हैं। ये विसंगति आ सकती है। कोई हमको कहे कि भाई इसमें कोई राजाज्ञा तो नहीं है, कोई आपका नियम तो नहीं है, आपका नियम है सिर्फ इक के जगह यन करना। तो इसलिए इन सारी चीजों को, हर चीजों को ध्यान में रख करके सबका समाधान करते रहते हैं। तो इसको हम यूं समझें, 2 चीजें होती है व्याकरण में। किसी भी वर्ण के जगह कोई भी काम होगा उसमें 2 तरीके से काम होता है। अवगतम? 2 तरीके से काम होता है। तो पहला काम, तो पहला तरीका तो एक ये दिया कि, पहला तरीका ये दिया कि यदि मान लीजिए स्थानीय और संख्या, स्थानीय और आदेश, इन दोनों में समान संख्या हो, स्थानीय और आदेश में समान संख्या हो, तो एक तो हो गया स्थानीय, स्थानीय हो गया, और दूसरा क्या हो गया? आदेश। तो ये जो आदेश होगा, तो स्थानीय और आदेश इन दोनों में ही, स्थानीय और आदेश इन दोनों में अब ये देखना है कि समान संख्या यदि है। अवगतम? समान संख्या, समान संख्या है तो इस स्थिति में समझ लीजिए सारा लिखा होगा और बाकी हम नियम बताते हैं। तो समान संख्या होने पर स्थिति क्या बनेगी? काम क्रमिक होगा। तो स्थानीय यहां कितने हैं? 4। स्थानीय है 4। स्थानीय है आपके पास ई, जिसके जगह काम कर रहे हैं ई, उ, री और री, और आदेश भी 4 हैं, य, व, र और ल। तो दोनों की संख्या 4 4 है। अवगतम? तो 4 4 जो संख्या है, तो एक नियम आता है, वो नियम आप ध्यान रखिएगा, इसको संक्षेप में कहते हैं यथासंख्य नियम। क्या नियम कहते हैं? यथासंख्य नियम। अवगतम? ये यथासंख्य नियम। यथासंख्य नियम क्या होता है? तो आगे जब हम संधि पढ़ते हैं थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, तो एक नियम सूत्र आता है, यथासंख्य मनुदेशः समानम। आप किताब उल्टा के देखें उसमें मिल जाएगा, यथासंख्य मनुदेशः समानम। तो ये
स्थिति आती है। अब इसमें ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है, यथासंख्य माने जैसी संख्या हो उद्देश्य और विधेय की, स्थानीय और आदेश की, तो उस संख्या के आधार पर क्रमिक काम होता है। तो जैसे इक 4 वर्ण है क्रम से, उसी तरह से आदेश के जो वर्ण है क्रम से य व र ल, उसके जगह पर पहले के जगह पर पहला, दूसरे के जगह पर दूसरा, तीसरे के जगह पर तीसरा, चौथे के जगह पर चौथा। इस तरह से ई के जगह य, ऊ के जगह व, री के जगह र और री के जगह ल। ये जो नियम है क्रमिक काम होना, इस नियम को हम व्याकरण में बोलते हैं यथासंख्य नियम। क्या बोलते हैं? यथासंख्य नियम। और इस नियम को बताने वाला एक सूत्र है यथासंख्य मनुदेशः समानम। यथासंख्य मनुदेशः समानम, ये एक व्याकरण में नियम आता है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ अब हमारे पास ये स्थिति आ गई कि ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी इक के स्थान पर किसी भी वर्ण के जगह कोई काम करे। तो यदि स्थानीय और आदेश की समान संख्या हो तो यथासंख्य नियम के आधार पर क्रमिक काम होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्थान जिसके साथ मिलता है उसके जगह वही वर्ण होगा, दूसरा नहीं हो सकता। तो जैसे मान लीजिए इक है, इक में 4 वर्ण है और यण भी क्या है, 4 वर्ण। तो अब हमको देखना है कि इक वर्ण में से जो वर्ण है उसका जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान जिस आदेश का होगा वही आदेश वाला वर्ण उसके जगह होगा। जैसे ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और य का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो ई के जगह जब भी यण होगा तो य ही होगा, क्योंकि उच्चारण स्थान उसका य के साथ ही है। ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और क्योंकि उपू पद्मानियानाम ओष्ठो, यही तो है। अब ध्यान रखिए, ई के बाद वर्ण कौन है, ऊ, और ऊ का उच्चारण क्या स्थान है, ओष्ठ। और दूसरा जो हमारा आदेश वाला वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत ओष्ठ। तो दंत नहीं मिला, ओष्ठ तो मिल गया, बाकी के साथ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ओष्ठ तो मिल जाता है, इसीलिए ऊ के जगह क्या आदेश होता है, हमेशा यण व। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। और र का भी उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो री के जगह हमेशा यण क्या होगा, र। री का उच्चारण स्थान दंत, और ल का भी उच्चारण स्थान दंत। तो उच्चारण स्थान जिसका जिसके साथ में मिलेगा वही काम होगा, दूसरा काम हो नहीं सकता। इस तरह से उच्चारण स्थान मिलने पर, उच्चारण स्थान के एक होने पर जिसको जो कार्य हम करते हैं उच्चारण स्थान मिला करके, अवगतम, उस चीज को हम उच्चारण स्थान जहां कहीं भी मिलता है उसको व्याकरण की भाषा में हम एक शब्द के द्वारा बोलते हैं स्थान आंतर्य। क्या बोलते हैं, स्थान आंतर्य। इस शब्द से प्रयोग करते हैं, स्थान आंतर्य। अवगतम, ये दिखाई दे रहा होगा शायद आप लोग, स्थान आंतर्य है ये। अवगतम, चलिए, तो स्थान आंतर्य का मतलब होता है नजदीकी। आंतर्य का मतलब होता है नजदीकी। तो स्थान की नजदीकी जिसके साथ हो, स्थान जिनके साथ मिलता हो, वो कार्य होगा। अवगतम, तो ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालु, उसके जगह पर आदेश क्या होगा, य। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 2 चीजें आपके सामने उपस्थित हुई। एक उच्चारण स्थान जिसका मिलता है,
उस तरीके से स्थान के आधार पर जो काम होगा उस काम को क्या कहेंगे व्याकरण में, स्थान आंतर्य नियम। और समान संख्या के जो आधार पर जो काम होगा उसे क्या कहेंगे, यथासंख्य नियम। ये दो चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां प्रकृति प्रसंग में इक जो है वो 4 है और यन भी क्या है, 4 है, तो यथासंख्य नियम भी यहां लगेगा और उच्चारण स्थान भी मिल रहा है सबका सबके साथ, तो स्थान आंतर्य से भी काम हो सकता है। तो यहां एक दिक्कत जरूर आती है जो परीक्षा में कई बार पूछ देता है, पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति होता है तो, कि यहां इक के स्थान पर यन आदेश आप किस नियम से करते हैं। यथासंख्य नियम से करते हैं कि स्थान आंतर्य नियम से करते हैं। तो यहां हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम स्थान आंतर्य नियम से करते हैं। किस नियम से करते हैं, स्थान आंतर्य नियम से, माने स्थान मिला करके काम करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, यथासंख्य नियम क्यों नहीं करते। तो यथासंख्य नियम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब हम वर्ण की सवर्ण संज्ञा की बात करते हैं तो 2 वर्ण ऐसे हैं जिसकी सवर्ण संज्ञा होती है विशेष रूप से, री और लृ की। इसीलिए हमने आपको कहा था री के 30 भेद हो जाते हैं, क्योंकि री और लृ एक ही वर्ण है, सवर्ण संज्ञा होती है। और इसी तरह से लृ के भी 30 भेद माने जाते हैं, क्योंकि री और लृ एक ही चीज है। अवगतम। तो इस तरह से री और लृ जब एक हो गया तो एक होने से स्थिति क्या होगी कि जो काम री के जगह होगा वो काम लृ के जगह भी होगा, या हो सकता है जो काम री के जगह होगा वो अब लृ के जगह भी होने लग जाए, लृ के जगह जो काम होना चाहिए वो री के जगह भी होने लग जाए। तो इसीलिए यथासंख्य नियम मानने से यहाँ दिक्कत आएगी, इसीलिए हम स्थान आंतर्य नियम से काम चलाते हैं और इसी को मानते हैं। अवगतम। तो इस तरह से इको यनित सूत्र क्या करेगा, इक के स्थान पर यन करेगा अच बाद में रहने पर संहिता के विषय में, और यह जो यन संधि होगी वो स्थान आंतर्य नियम से होगी। अवगतम। अब ये बातें समझ में आ गई, तो अब पूरे यन संधि को समझने में कहीं दिक्कत नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा ध्यान में रख करके खोलना है। उदाहरण के तौर पर 1-2 उदाहरण बता करके इसको करेंगे। एक तो ये चीज ध्यान रखिए कि हम सभी सवर्णी वर्णों का ज्ञान कर चुके हैं, तो ई का मतलब क्या है, छोटी ई भी होगी या बड़ी ई भी हो सकती है, उसके जगह यन होगा। उसके बाद में अच कोई भी होगा तो यन हो सकता है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारे पास यदि आगे अपी है, तो ध्यान रखिए यदि में क्या है ई, अपी में क्या है अ, तो यहाँ भी यन होगा। तो अच वर्ण कौन है बाद में, यहाँ अ, तो हम ई के जगह पर में क्या कर देंगे य, और यह जाकर के अ से मिला तो यद्यपि बन गया। अब यदि मान लीजिए हमने कहा यदि आगच्छति, तो यदि के बाद क्या है आगच्छति, तो अब क्या है आ, तो अ से आ का भी ग्रहण होता है, तो अ अच है तो आ भी अच ही है। तो जैसे अ के रहने पर यन होगा उसी तरह से आ के भी रहने पर यन होगा। यन तो ई को यह ही होगा, वो बाद वाले वर्ण से मिलेगा, तो बाद में जैसा वर्ण है उसमें मिल गया। तो यहाँ आगच्छति पद है तो क्या होगा यद्यागच्छति, ये बन जाएगा। अब यदि मान लीजिए हमने कहा यदि प्लस एकः, तो यदि के बाद क्या है ए, तो ए है तो ये अच है, तो ए अच होने से अब ई य में बदलेगा, य ए से जाके मिलेगा, क्या बनेगा यद्येकः, प्रत्येकः, ये बोलते हैं। तो ये एक बात दिमाग में रख लें कि भाई अच तो बाद में कोई भी हो सकता है, जैसा अच होगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हमको ई है तो ई के जगह यन करना है य। अब ये ई हो सकता है कि छोटी भी हो या बड़ी भी हो। मान लीजिए हमने कहा नदी अस्ति, तो ई के जगह भी अब यह होगा तो नद्यस्ति भी बन जाएगा। तो इस तरह से एक सारांश क्या निकला कि चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, उसके बाद में यदि कोई अच होगा
तो ई का परिवर्तन क्या होगा, य। अब हम क्या करते हैं, किताब का एक दो उदाहरण ध्यान में रख लिया और उससे काम चला लिया, उसके बाद हमारी बुद्धि ही नहीं चलती है। जब ये आपको नियम ज्ञान हो गया तो कोई जरूरी है कि किताब का ही उदाहरण, हमने कहा आगच्छति अत्र, इसको संधि विच्छेद करो, तो अब शब्द आ गया आगच्छति, आगे अत्र, अपने आप दिमाग में सेट है कि ई के जगह यह होना है, संधि करके बोलिए आगच्छत्यत्र। अब क्या है कि ये शब्द हमने बोलना नहीं है, तो बोला नहीं तो उच्चारण नहीं किया तो उच्चारण करने में दिक्कत आती है, और सब कुछ निर्भर करता है बोलने पर, उच्चारण करने पर। अरे भाई आपसे कोई पूछे कि एक सांस में कितनी गाली दे सकते हो, तो बहुत सारी गाली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, है ना? क्यों दे सकते हैं भाई? कई बार गाली दे चुके हो, गाली बोलने का अभ्यास है, जीव को आदत पड़ी है गाली देने की, एक सांस में धर धराधर 2 4 10 गाली दे सकते हो। लेकिन हमने कहा कि बताओ आगच्छति अत्र, इसको एक साथ बोलो आगच्छत्यत्र। अब गुरुजी क्यों? कि जीव को आदत नहीं पड़ी है इस शब्द के उच्चारण करने की। तो जिस चीज को जीव को उच्चारण करने की आदत नहीं है तो दिक्कत तो होगी शब्द को जीव को घूमने में। हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि बार बार हम बोलते हैं। संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत का जो शब्द रूप हमको आता भी है, हमने बोला नहीं तो गले में आकर के जो ही उच्चारण की स्थिति में होती है कि वो उलझने लगता है। तो जरूरत इस बात की भी है कि जैसे हम हिंदी बोलते हैं उसी तरह से संस्कृत भी बोलने का थोड़ा अभ्यास करें, और कम से कम हम जब पढ़ रहे हैं, जब जिस समय, उस पढ़ते समय में तो कम से कम संस्कृत का उच्चारण हो। अवगतम? तो इस तरह से कोई भी ई हो, छोटी हो बड़ी हो, उसके बाद में आप पढ़ते हैं कोई किताब, देखिए कि यहाँ ई के बाद में कोई स्वर है तो अपने आप संधि बना करके प्रयोग कीजिए, चाहे प्रत्येका रहे, यद्येवम रहे, यद्यागच्छति रहे, प्रत्यागच्छति रहे, कुछ भी रहेगा तो आपको इस तरह से संधि करना है। तो मैं समझता हूँ कि एक वर्ण को लेकर के हमने आपको बताया। हमने किताब में आपके सामने जो है कई सारे ऐसे उदाहरण रखे हैं, उस उदाहरणों का भी अभ्यास कीजिए। तो बाकी जो शेष जो चर्चा है ऊ री री को लेकर के संधि की बात, इसकी चर्चा कुछ करेंगे। तो यन संधि का एक ही सूत्र है, इको यनचि, इसीलिए अधिक से अधिक उदाहरण को ध्यान रखें, लेकिन सूत्र का अर्थ अच्छी तरह ध्यान रखें। तो मैं समझता हूँ कहीं दिक्कत नहीं है और कोई व्याकरण कठिन नहीं है। व्याकरण को हम अध्यापक लोगों ने ही कठिन बना दिया है। बच्चों को जो पहले रुचि उत्पन्न तो हो कि व्याकरण है क्या चीज़, कि उसको समझा जा सकता है। तो छोटा सा एक प्रयास है आप लोगों को संस्कृत आप सबके पास तक पहुंचाने की, समझने की, जिसको व्याकरण को अच्छी तरह से समझा जा सके। इस तरह से अपन अभ्यास करेंगे और निश्चित समय में अपना कार्यक्रम संपन्न होगा। निश्चिंत रहे, जब आपके साथ में हमने ये वचन लिया कि हम इस कोर्स को करेंगे तो पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। आप अपनी जो भी इसमें जिज्ञासा है वो देते रहें, और इसके प्रति जो भी आपके भाव हैं, कहीं कठिनाई है तो वो सब मैसेज में करते रहें, इसको आगे बढ़ाते रहें। इसके साथ में हम आज की कथा को, आज के इस पाठ को यहीं विश्राम देते हैं, फिर अपन शेष चर्चा करेंगे कल के पाठ में। धन्यवाद।